हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया इंट्रोडक्टरी सेशन लेकर के आया हूं। इस सेशन का नाम है दोस्तों अक्षांश और देशांतर या लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड। दोस्तों, इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले भी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले दोस्तों हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे, आप हमारे वीडियोस को कृपया लाइक और शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आते हैं, देखिए दोस्तों, पृथ्वी का जो शेप है वो एक गोले के आकार का मतलब लिया हुआ है उसने शेप। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का शेप कैसा है या पृथ्वी का आकार कैसा है, तो वो गोलाकार नहीं है दोस्तों, वो जीरेड शेप का है। मतलब कि वो इस तरह से कुछ है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे गड्ढे हैं, कहीं से ऊंची है कहीं से नीची है पृथ्वी, तो कुछ मतलब अलग सा शेप है उसका, जीरड शेप है। दोस्तों देखिए, तो हम भूगोल में जब भी पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो हम उसे एक गोला मानकर ही करेंगे या गोलाकार या स्फेयर मानकर ही करेंगे। दोस्तों, अगर इस गुंबद के या गोले के बीच से मैं एक रेखा गुजारता हूं, इसके सेंटर से, तो एक ऐसा इस पे परपेंडिकुलर पड़ सकता है लंब। और अगर इस तरह से एक रेखा गुजारता हूं तो ये देखिए एक और रेखा इसके सेंटर से गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी की धुरी है। मतलब कि पृथ्वी, आपने सुना होगा, अपने धुरी पर घूमती, तो पृथ्वी घूमेगी तो वो इस तरह से घूमेगी। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से नहीं घूमेगी, वो इस तरह से घूमेगी। ठीक है दोस्तों, अब पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी हुई है, तो दोस्तों ये देखिए एक एंगल ये बनाती है पृथ्वी। ठीक है, ये कितना है एंगल, ये है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना है दोस्तों, ये है 66.5 डिग्री। दोस्तों ये पूरा अंश 90 का होगा, तो ये अगर 23.5 होगा तो ये 66.5 होगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी हुई है दोस्तों, ये है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, और ये लगातार इसका झुकाव बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों एक और चीज जानने वाली बात है कि पृथ्वी पे आप देखिए लैटिट्यूड किसे कहते हैं, अक्षांश की रेखाएं किसे कहते हैं। दोस्तों इसी सेंटर से मैं इस गोले के अंदरूनी भाग पर कहीं पर भी अगर कोई एंगल बनाऊंगा, तो ये देखिए ये एक एंगल यहाँ पे बनेगा, और फिर मैं यहां से इस पूरे गोले के सरफेस से एक रेखा खींच दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक लैटिट्यूड हो जाएगा या अक्षांश रेखा इसको कहा जाएगा। फिर से बताता हूं दोस्तों, देखिए पृथ्वी के सेंटर से अगर मैं कोई लाइन खींचूंगा, कहां तक, अंदर से जो उस स्फीयर का सरफेस है वहां तक कोई लाइन खींचूंगा, और वो लाइन जो इस लंब के साथ, ठीक है, जो लेटा हुआ जो लंब है उसके साथ जो एंगल बनाएगी, वो अगर 1 डिग्री होगा, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड हो जाएगा। इस तरह से कई सारी रेखाएं पृथ्वी पर बनती है। ठीक है, और ये रेखाएं कोई मतलब नेचुरली ऑकरिंग रेखाएं नहीं है, कोई प्राकृतिक रेखाएं नहीं है। ज्योग्राफी में पृथ्वी के अध्ययन के लिए ऐसी रेखाओं को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर रेखाएं हम ऐसे ही पृथ्वी के सरफेस पे बनाते, कोई सेंटर नहीं बनाते हैं, तो दोस्तों देखिए रेखाएं किस तरह से दिखेंगी। एक रेखा तो बीच से गुजरेगी और बाकी रेखाएं इस तरह से गुजरेंगी। अगर आप किसी फुटबॉल को लेकर के उसके ऊपर ऐसी समानांतर रेखाएं बनाए तो वो ऐसी ही दिखती है। ठीक है, और ये रेखाएं कैसी होती हैं दोस्तों, ये रेखाएं समानांतर होती हैं। अब हर कोई तो पृथ्वी के सेंटर में जाकर के या पृथ्वी के मध्य में जाकर के कोई एंगल तो कोई निकालने से रहा या निकाल नहीं सकता। तो दोस्तों उन लोगों ने क्या किया कि इन समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी ही निकाल ली। ये कितनी होती है दोस्तों, 111 किलोमीटर। मतलब के दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 111 किलोमीटर। ये बात याद करने वाली है, इसे आप याद कर लीजिए। दोस्तों जो विषुवत रेखा होती है वो भी एक तरह का क्या है, अक्षांश है, और ये सेंटर से कितना एंगल बनाती है या कितने डिग्री पर स्थित होती है, तो ये 0 डिग्री पर स्थित होती है। ये सबसे बड़ा अक्षांश है। ठीक है, और इसे ही पृथ्वी की क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में काटने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, और भी कुछ स्पेशल अक्षांश रेखाएं होती हैं जो कि हैं, ये देखिए ये पृथ्वी है,
और ये भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा कितना मतलब सेंटर से कितने डिग्री का एंगल बना रही है? भूमध्य रेखा सेंटर से, अगर यहाँ सेंटर है और यहाँ से एंगल बना रही है तो 0 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है दोस्तों, जो रेखा पृथ्वी से 23.5 डिग्री का एंगल, 23.5 डिग्री का एंगल जो रेखा बनाती है पृथ्वी से, और वो सेंटर से 23.5 डिग्री का, और वो दक्षिण दिशा में होती है, मतलब कि नीचे की तरफ होती है, वो कैसी रेखा होती है? वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। दोस्तों, जो पृथ्वी के उत्तरी हिस्से में जो ऐसी ही रेखा होती है 23.5 डिग्री का एंगल बनाते हुए, वो कैसी रेखा होती है? वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। कर्क रेखा। इसके आगे भी कुछ रेखाएं होती है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे जो रेखाएं होती हैं वो दूसरी वाली रेखा है। एक होती है इधर 66.5 डिग्री पे और इधर होती है एक 66.5 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पे धुरी का कोई संबंध नहीं है कि धुरी के झुकाव से इसका कोई संबंध है। इसका बस खाली संबंध ये है दोस्तों कि ये सेंटर से क्या एंगल बना रही है। ठीक है, तो एक रेखा लेगी 23.5 डिग्री और ऊपर वाली भी 23.5 डिग्री, उसके ऊपर 66.5 डिग्री और इधर भी 66.5 डिग्री। तो दक्षिण में जो 66.5 डिग्री वाली रेखा है वो कौन सी रेखा है दोस्तों? अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। और इधर कौन सी रेखा है दोस्तों? ये है आर्कटिक रेखा। दोस्तों, दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम कटिबंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कटिबंध। देखिए दोस्तों, जो भी इन दोनों के बीच का क्षेत्र है, मतलब के मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र दोस्तों कैसा है? उस क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध। ठीक है दोस्तों, और मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, और ऊपर भी कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये कैसा क्षेत्र है? इसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और दोस्तों, नीचे जो आर्कटिक रेखा और पोल तक के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? शीत कटिबंध। तो ऊपर भी एक शीत कटिबंध है और नीचे भी एक शीत कटिबंध है। ठीक दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि सूर्य जो है वो इन्हीं दो रेखाओं पर लंबवत चमकता है, या सूर्य की किरणें इन्हीं दो रेखाओं के बीच में ही लंबवत गिरती हैं। इसके इधर ये लंबवत नहीं गिरेंगी, इसके इधर जब भी वो सूर्य की किरणें पहुंचेंगी वो तिरछी पहुंचेंगी। इसीलिए इन क्षेत्रों में दोस्तों गर्मी कम होती है, जबकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर गर्मी बहुत अधिक होती है। वहां पर गर्मी होने का अधिक कारण यह है कि सूर्य की किरणें मकर और कर्क रेखा पर लंबवत गिरती हैं। ठीक है दोस्तों, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकना शुरू कर देता, कभी तो बीच में चमकेगा, फिर इधर चमकेगा, फिर एक ऐसा दिन आएगा जब वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा। वो दोस्तों क्या होता है? वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। वो कौन सा दिन होता है दोस्तों? वो होता है 21 जून। 21 जून। और जब सूर्य की किरणें यहां पर लंबवत गिरेंगी, मतलब कि मकर रेखा पर लंबवत गिरेंगी, तो दोस्तों मकर रेखा पर जिस दिन लंबवत गिरेंगी वो क्या होगा? वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। वो दिन है दोस्तों 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं जिसे ग्लोब कहते हैं। जो मैंने अभी पृथ्वी का मॉडल बनाया था वो दोस्तों क्या कहलाता है? भूगोल की भाषा में उसे हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जिस किताब में मानचित्र ही भरे होते हैं, जिस किताब में मानचित्र ही भरे होते हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। एटलस कहते हैं। और एटलस एक यूनानी देवता का नाम है जो सबसे पहला मानचित्र बना था। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या थे? मतलब मानचित्र की किताब जो सबसे पहली बनी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ मानचित्र या नक्शे ही थे। और उसके जो फ्रंट पेज पे किसकी फोटो थी? तो वो यूनानी एक देवता की फोटो थी दोस्तों। उस देवता का नाम था एटलस, और उसका काम क्या है कि वो पूरी पृथ्वी को का भार अपने ऊपर उठाए रहता है।
दोस्तों आपने देखा होगा एटलस, आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, एटलस के कंधे पर के ऊपर ऐसे पृथ्वी का पूरा भार है। एटलस नाम की एक साइकिल भी आती है दोस्तों, उसके भी लोगों में आप ये चीज देख सकते हैं या उस देवता को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये बात मैंने आपको बताई। पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब कि इस तरह से खींची हुई, पश्चिम से पूर्व की ओर जो पृथ्वी पर खींची हुई रेखाएं होती हैं दोस्तों, ये क्या होती है? लैटिट्यूड होती हैं या अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसे ज्योग्राफी के टर्म में इसका सही नाम जो है वो विषुवत रेखा ही, ठीक है। भूमध्य रेखा भी कहीं कहीं लिख देता है। और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो अंग्रेजी में इसका नाम है इक्वेटर। इक्वेटर। और सबसे गर्म क्षेत्र इक्वेटर का ही होता है। जब इक्वेटर पर सूर्य की रेखाएं लंबवत पड़ती हैं तो दिन और रात वहां पर अक्सर बराबर होते, ठीक है, दिन और रात लगभग बराबर होते। दोस्तों हमारा भारत इक्वेटर के उत्तरी दिशा में पाया जाता है और हमारे भारत से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों कौन कौन से भाग से भारत के गुजरती है? तो मैं आपको स्टेट्स के नाम एक एक करके बताता हूं, 2 बार बताऊंगा, जिससे आप लोग इसको आत्मसात कर लें और इसे पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, तो पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है बंगाल और 7वां है त्रिपुरा, 8वां है मिजोरम। ठीक है दोस्तों, फिर से बताता हूं, पहला है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो 8 राज्यों से होकर के क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो ये बात आपके प्रश्न पत्रों में पूछी जा सकती है और पूछा भी गया है। इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 1-1 डिग्री के, मतलब हर 1-1 डिग्री पे एक लैटिट्यूड बनता जाता है और 2 लैटिट्यूड या 2 अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो आप देखिए टोटल कितने अक्षांश बनेंगे। आप देखिए, यहां से हमने एंगल बनाना शुरू किया, यहां पे आप मान लीजिए कि 1 डिग्री है, तो यहां तक हम टोटल कितने अक्षांश बनाएंगे? यह 90 अंश होता है तो 90 अक्षांश यहां तक बनाएंगे और इधर भी 90 ही बनाएंगे, लेकिन इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली या 2 बिंदुओं को मिलाने वाला एक ही अक्षांश गिना जाएगा। इसीलिए ऊपर की साइड में कितने अक्षांश बन जाएंगे दोस्तों? तो वो 90 अक्षांश बन जाएंगे। और इधर की साइड में कितने अक्षांश बन जाएंगे? तो वो भी 90 अक्षांश बन जाएंगे। टोटल कितने अक्षांश हो गए दोस्तों? 180। लेकिन 180 अक्षांश सही उत्तर नहीं है, क्योंकि एक 0 डिग्री का अक्षांश भी होता है। 0 डिग्री का जो अक्षांश होता है दोस्तों, उसे ही हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 181। लेकिन पोल जो पोल है या आपके ध्रुव हैं, उसे हम अगर बिंदु मान लें, मतलब कि उसे हम अक्षांश ना माने या बिंदु ही मान लें, तो वो कितने हो जाएंगे अक्षांश? 179, क्योंकि 2 माइनस कर दिया। और अगर उसे बिंदु नहीं मानते, अक्षांश मानते हैं, तो 181। ठीक है, तो ये दोनों उत्तर सही है और जब भी ऑप्शन आएगा तो दोनों में से एक ही लिखा जाएगा। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से समानांतर होती हैं और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा, ये देखिए कर्क रेखा गुजर रही है और कौन कौन से देश से होकर के जाती है, ये प्रश्न सीधे आपके पत्रों में आता है। देखिए कर्क रेखा एक तो उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको से होकर के गुजर रही है, मैक्सिको से गुजरती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कंट्री है मोरक्को, अल्जीरिया, ठीक है दोस्तों, लीबिया, इजिप्ट और सऊदी अरब, ठीक है, यूएई, ये सारी कंट्रीज है। इनके नाम नहीं लिखे हैं पर आप देख लीजिए कि कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। यहाँ पर फिर भारत से होकर के गुजरती है। भारत में किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके बाद हो जाएगा आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। फिर ये गुजरती है चीन से, ठीक है, म्यांमार से, बांग्लादेश से भी होकर के गुजरती है। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश तीनों से होकर के ये रेखा गुजरती है। देखिए दोस्तों, ये हिस्सा पूरा जो है ना, ये चीन है और ये आपका म्यांमार, यहाँ पे म्यांमार, ठीक है, और ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार, ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है और ये चीन है। ठीक, तो ये सारे नाम आप इन देशों की याद कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा से कौन कौन से देशों से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होकर के गुजरती है? कोलंबिया,
ब्राजील, ब्राजील एक बहुत बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का। दोस्तों यहाँ आगे जाते हैं, कांगो से होकर के गुजरती है, मालदीव से होकर के गुजरती है, इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। इतने नाम आपको याद रखने। देखिए दोस्तों, मकर रेखा, मकर रेखा जो है वो चिली से होकर गुजरती है, अर्जेंटीना से होकर गुजरती है और ब्राजील से होकर गुजरती है। तो ब्राजील एक ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका का जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों ही गुजरती है, भूमध्य और मकर रेखा दोनों ही गुजरती है। दोस्तों नामीबिया से गुजरती है, ये दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है। मेडागास्कर नाम का एक छोटा सा द्वीप है, छोटा द्वीप नहीं बड़ा द्वीप है, बड़े द्वीप से ये होकर के गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है मकर रेखा। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है, अभी बताया मैंने। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है, इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। मतलब कि भारत का सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून होगा। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दिन कब होगा? ये होगा 22 दिसंबर। दोस्तों तो देखिए, अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होगी? वो 89 + 89 + 1 मतलब कि 179 टोटल अक्षांशों की संख्या हो। कैसे दोस्तों? देखिए, अभी मैंने पीछे भी ये बात आपको बताई थी। अगर ये केंद्र में बिंदु है पृथ्वी के, तो टोटल यहाँ पर 90 डिग्री के अंश तक कितने बनेंगे? टोटल 90 बनेंगे, टोटल 90 अक्षांश यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, टोटल 90 अक्षांश यहाँ पर बनेंगे। और इस साइड में भी टोटल कितने अक्षांश बनेंगे दोस्तों? तो 90 अक्षांश बनेंगे। ठीक है, टोटल 180 अक्षांश इस तरह से हो गए। और बीच का जो एक 0 डिग्री का अक्षांश है उसे भी अगर हम जोड़ लेते हैं तो अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? वो 181 डिग्री हो जाएगी। अगर इसी 181 डिग्री में से हम ध्रुवों वाले अक्षांश को अक्षांश ना मान करके बिंदु मान लेंगे तो हम 181 में से 2 घटाएंगे तो हमें 179 अक्षांशों की संख्या प्राप्त होगी। तो दोस्तों अगर हम ध्रुवों को बिंदु मानते हैं तो अक्षांशों की संख्या कितनी है? 179। और अगर हम ध्रुवों को अक्षांश मानते हैं तो अक्षांशों की संख्या 181 होगी। दोस्तों आइए जानते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देखिए दोस्तों, ध्रुव का ये बिंदु है और एक दूसरा बिंदु ध्रुव का ये। इन्हीं दो बिंदुओं को या दो ध्रुवों को मिलाते हैं हम जब, तो देशांतर का निर्माण होता है। ठीक है, देशांतर कैसी है? वो सीधी रेखाएं जो पृथ्वी पर खींची गई, सीधी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर खींची गई हैं, वो कैसी रेखाएं दोस्तों? देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाओं के मध्य डिग्री का जो अंतर होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो 1-1 डिग्री का अंतर होता है। एक बिंदु से टोटल अगर एंगल का हम कैलकुलेशन करें या टोटल अंश का हम कैलकुलेशन करें तो ये कितना होगा दोस्तों? ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए टोटल देशांतरों की संख्या भी कितनी है? तो वो 360 डिग्री ही है, जिसमें से एक जो है वो 0 डिग्री वाला वो है देशांतर है, उसे भी हम अगर जोड़ लेंगे तो 361 डिग्री, 361 देशांतर टोटल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बीच से गुजरने वाला जो देशांतर है इसे हम क्या कहते हैं? टाइम मेरिडियन कहते हैं या ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। दोस्तों ये जो देशांतर है ये लंदन से होकर के गुजरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर समय की गणना करनी हो देशांतर की डिग्री के अनुसार तो हम कैसे करेंगे? आप देखिए कि पृथ्वी अपनी धुरी पर इस तरह से घूर्णन करती है। ठीक है, देशांतरों के सापेक्षता को साथ लेकर के वो घूर्णन करती है या अपनी धुरी पर घूमती है। इसी वजह से पृथ्वी पर समय अलग अलग होता है, अलग अलग जगहों पे एक ही समय पे अलग अलग टाइम हो रहा होता है। ठीक है, जैसे अगर आप अभी पता करेंगे कि अमेरिका में कितना टाइम हो रहा है, तो जैसे अभी यहाँ पर अगर 4 बज रहे हैं तो अमेरिका में रात के 4 बज रहे हैं। तो ये क्यों होता है? आइए हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल अगर 360 क्षमा कीजिएगा 360 देशांतर ही होते हैं। 360 डिग्री अगर देशांतर है कुल मिला जुलाकर, और ये 24 घंटे के बराबर, 24 घंटे के बराबर है, तो दोस्तों कितना डिग्री देशांतर 1 घंटे के बराबर होगा?
यहाँ से काटिए, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, मतलब कि एक घंटा, 1 आवर कितने डिग्री के बराबर होगा दोस्तों? 15 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 डिग्री कितने के बराबर होगी? अगर इसे हम मिनट में बदल लेते हैं तो 60 मिनट और इधर 15 डिग्री। ठीक है, और तो 1 डिग्री कितने के बराबर होगी दोस्तों? 4 मिनट के बराबर होगी। अब देखिए यहाँ से 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से जब हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम क्या होता है दोस्तों? वो ऐड होता है। भारत से जो देशांतर गुजरता है, जिसके अनुसार हम टाइम को लेते हैं, वो है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री दोस्तों, ये कहां से गुजरता है? ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। ठीक है, आगे मैं आपको फिगर के आधार पर भी इस चीज को समझाऊंगा। और टाइम आप कैलकुलेट इसका कर सकते हैं, 82.5 गुणे 4 मिनट। ठीक है, बटे 60, तो घंटे आ जाएंगे। आप देखिए कितना आएगा ये। 4 से इसका गुणा कीजिए, 4 5 20, 8 2 10 80 लगा 1 8 4 32 1 35, 330 बटे 60। ठीक है, और एक डिजिट पे पॉइंट यहाँ पे लग गया। काटेंगे इसको, अब 6 से काटेंगे, 6 5 30 और 6 5 30, 5.5। ठीक है, 5.5 घंटे। मतलब कि अगर इंग्लैंड में इस समय 12 बज रहा है, जो कि वो 0 डिग्री देशांतर पर है, तो हम अगर आगे बढ़ेंगे तो भारत में 82.5 डिग्री देशांतर को हमने मानक माना है। इस वजह से वो वहां पे भारत में उसी समय पे कितने बजे होंगे दोस्तों? 5:30 बजे होंगे। अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए कि कोई यहाँ पर देश है और देश वो कितने डिग्री आगे है देशांतर से? पूर्व में 4 डिग्री आगे है। ठीक है, 4 डिग्री आगे है, तो टाइम वहां पर कितना बजेगा? 12:04 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो वहां पे 12:04 होगा। इसी तरह से जब हम इस दिशा की, पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ते हैं, तो टाइम क्या है? हर डिग्री के हिसाब से कम होता जाता है। ठीक है, देखिए 82.5 डिग्री ये देशांतर है, जिसको मानक माना गया है भारत में। यह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड इसको माना गया है, और इसी को मानक मान करके पूरे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये 82.5 डिग्री पूर्व की तरफ का देशांतर। यहाँ पे ईस्ट इसीलिए लिखा है। ई से क्या पता चलता है? पूर्व दिशा का पता चलता है। दोस्तों ये उत्तर, वैसे तो कई राज्यों से गुजरता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक उत्तर प्रदेश से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, झारखंड से गुजरता है, उड़ीसा से गुजरता है, और दोस्तों कहां से गुजरता है? आंध्र प्रदेश से गुजरता है। यहाँ पर इस तेलंगाना राज्य का गठन हो चुका है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से ये गुजरता है। कितने राज्यों से गुजर रहा है? 1 2 3 4 5 राज्यों से गुजर रहा है। दोस्तों ये इलाहाबाद के नैनी में से भी गुजरता है, जहां पर इस पूरे टाइम का एक नोडल सेंटर है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहा जाता है। यह बात आपको बताई जा चुकी है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती। ठीक है, देखिए ध्रुवों से जब हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो देशांतर रेखाओं की दूरी देखिए बढ़ रही है, और अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाएगी। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती, क्योंकि एक ही बिंदु से निकलती हैं, तो समानांतर कैसे हो सकती है? कोई रेखा अगर एक बिंदु से ही निकल रही है तो वो कैसे समानांतर हो सकती है? कभी समानांतर नहीं हो सकती अगर उसका ओरिजिन एक ही रेखा से होगा। वह समानांतर तभी होगी जब वो दोनों रेखाएं एक ही जगह से पास हो रही हो, या वो दोनों रेखाएं एक ही हो। दो देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। कितनी होती है दोस्तों? ये याद कर लीजिए, 111.3 किलोमीटर। और 111 किलोमीटर किनके बीच की दूरी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की हर एक डिग्री के अंतराल पर 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो कुल मिलाकर कितने देशांतर है दोस्तों? ये है 360
देशांतर, ठीक है। ये 360 देशांतर कुल मिलाकर पाए जाते हैं जो ग्लोब पर खिंचे हुए होते। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होती, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती, इसलिए यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। यह बात मैंने आपको पीछे वीडियो में समझाते वक्त बता दी है। पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण उच्च दबाव की स्थिति पाई जाती है, इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री के अक्षांशों को क्या बोला जाता है दोस्तों? इन्हें अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता है। अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। एकमात्र ऐसी नदी है अफ्रीका की कांगो नदी जो कांगो देश से होकर भी गुजरती है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। भारत में भी दोस्तों एक और नदी है, माही नदी, जिसके बारे में मैंने आपको नदी वाले वीडियो में भी बताया था। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? माही नदी है। ये देखिए, ये गुजरात का क्षेत्र है, यहां से एक माही नदी निकलती है, गुजरात से ही गुजरती है आपकी कर्क रेखा, और यहां से एक माही नदी निकलती है इस तरह से। ये 2 बार काट के आके खंभात की खाड़ी में समुद्र में गिर जाती है। और क्योंकि ये खंभात की खाड़ी से होकर के अरब सागर में गिरती है, और अरब सागर में गिरने वाली नदियां दोस्तों वो कैसी नदियां होती हैं? वो एस्चुरी का निर्माण करते हुए आकर के गिरती हैं। मतलब कि वो सारा मलबा रास्ते से घसीट करके ला करके एक साथ सागर में पटक देती हैं, जमीन पर उसका विस्तार नहीं करती हैं। जबकि गंगा है वो डेल्टा का निर्माण करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। मतलब कि वो छोटे छोटे धाराओं में बंट जाती है और पूरी जमीन को, उस एरिया की सारी जमीन को उपजाऊ बना देती है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी है डेल्टा दोस्तों क्या है? वो भारत में ही पाया जाता है, वो गंगा नदी का डेल्टा है। उसका नाम है दोस्तों सुंदरवन। और सुंदरवन का नाम दोस्तों किस लिए सुंदरवन पड़ा? सुंदरी नाम के एक पौधे की वजह से उसका नाम सुंदरवन पड़ा। दोस्तों सुंदरवन में ही भारत का राष्ट्रीय पशु मतलब के रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, या बाघ पाया जाता है दोस्तों। तो ये थे कुछ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से संबंधित थ्योरी के पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए दोस्तों। इससे संबंधित प्रश्न लेकर के मैं आप लोगों के सामने जल्द ही उपस्थित होऊंगा सुबह के समय 8 बजे। दोस्तों आप हमारे वीडियोस को कृपया लाइक और शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।